हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। बिल्कुल पहले चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखो बच्चों, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो नेचर में होती है, चाहे वो हमारी नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो उस वो एक्टिविटी डिपेंड करती है काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी पे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक बॉल है और मैंने किसी हाइट से उसको ड्रॉप किया है। ठीक, अब ये होगा इसकी हाइट, ये होगा इसका मास, उसकी एक वेलोसिटी होगी और उसको नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैं इस हाइट को चेंज करूं, बॉल को थोड़ा और ऊपर से फेंकूं, तो टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। या मैं बड़ी बॉल लूँ, उसको सेम हाइट से फेंकूँ तो कितना फ़र्क पड़ेगा टाइम पे, ये सब कुछ। तो अगर हम इनको सही से एनालाइज करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, सब फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हमको बिल्कुल ठीक ठीक बताना है कि टाइम जो नीचे आने में लग रहा है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी पे कितना डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को बारीकी से मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम ठीक ठीक बता पाएंगे कि अगर हम इनमें से कुछ भी चेंज करते हैं तो टाइम पे क्या फ़र्क उसका पड़ता है। यह तो थी एक एक्टिविटी। ऐसी हज़ारों एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि एक जो क्वांटिटी है वो दूसरों पे डिपेंड करती है। तो हमको क्या होता है कि एनालाइज करने के लिए सबको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, अब फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट भी होती है। तो बात करते हैं पहले मेजरमेंट की। मेजरमेंट हमको करना है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये कंपेयर करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर। कैसे, हम एक काम करते हैं, मेनली हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, एक जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, अब देखो बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं कि मेजरमेंट कैसे की जाती है। एक सिंपल मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसका मास हमको नहीं पता कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ एक स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मैंने मान लिया, ये जो बॉक्स है 1 kg का है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बैलेंस मशीन पे इसको रखते हैं, एक तरफ मास रखेंगे, एक तरफ हम ये वेट रखेंगे। तो कितना वेट इसको बैलेंस करेगा वो ही इसका मास हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो इसका मास हम कितना बता सकते हैं, तो मास कितना हो गया 3 kg, या हम लिख सकते हैं 3 × 1 kg, मतलब 1 kg का 3 गुना मास इसके अंदर है। तो हमारी मेजरमेंट इसी चीज़ पे डिपेंड करती है, या यही होती है कि कंपेयर करना। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, उसी तरह मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मुझको कोई लेंथ कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की लेंथ पता लगानी है कितना है। तो मैं क्या करूँगा, अपना स्केल उठाऊँगा। मान लेते हैं मैंने एक मीटर स्केल उठाया, ठीक है, और मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ तक 1 मीटर मान लेते आ गया, ये भी 1 मीटर आ गया और ये भी 1 मीटर आ गया। तो हम बता सकते हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो कितना आई है, 3 × 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड, और 3 गुना है इससे, तो इसका मतलब ये जो लेंथ ए बी की है वो 1 मीटर से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी को कहते हैं कंपेयर करने की प्रोसेस या मेजरमेंट करने की। ठीक है, तो मेजरमेंट ऐसे किया जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ये बहुत सारी है, बहुत सारी चल रही है, हमारे देश में भी काफ़ी सारी चलती है। जैसे मान लेते हैं लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर हो जाता है, सेंटीमीटर भी है, भी है, या और भी दूसरे होते हैं जैसे कि इंच हो गया। ठीक है, या और कौन सी होती है, मील हो गया। ठीक है, तो एक ही यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए काफ़ी सारी और भी यूनिट हो सकती है एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, पर यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे सिर्फ 3-4 यूनिट को रखा गया है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए हैं, सिस्टम। अब देखो बच्चों, 3 टाइप के सिस्टम चलते थे पहले। पहला था सीजीएस सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था, जो मास को, पहले लेंथ को जो मेजरमेंट किया जाता था सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में।
मेन मोटे मोटे तौर पे हमको यही लेना है, क्योंकि जिस टाइम पे ये सिस्टम डिफाइन किए गए थे उस टाइम पे करंट का डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। तो सब कुछ मैकेनिकल होता था, तो सिर्फ इन तीनों को ही एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेते थे। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। उस दूसरा आता है अंग्रेजों का सिस्टम, ब्रिटिश का FPS। इसमें क्या होता था, लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते थे, पाउंड में करते थे वेट को या मास को, और सेकंड टाइम के लिए होता था। ये चीज़ें आज भी यूज़ होती है, ठीक है। जैसे पाइप वगैरह हम लेने जाते हैं तो फुट में होते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी फुट में आज भी मेजरमेंट की जाती है। पर जब हम रिसर्च पर्पस के लिए काम करते हैं तो MKS सिस्टम यूज़ करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। उसके बाद 1971 में क्या हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर, एक सभी देश के जो साइंटिस्ट थे वो बैठे, उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसको SI यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब क्या हुआ था कि उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्कवरी हो गई थी, तो उस टाइम पे एटम के अंदर भी हमने देख लिया था, ठीक है। एटम के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलना शुरू हो गई थी। तो जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई तो उनके लिए अलग से हमको यूनिट देनी पड़ी। तो पहले तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी 3 ही होती थी, बाकी को डेराइव मानते थे कि इन्हीं के अलग अलग पावर को मिला के मिल जाती है, ठीक है। पर क्या होता था SI यूनिट में, इन्होंने 7 जो क्वांटिटीज़ है उनको फंडामेंटल माना, 2 यहाँ पे सप्लीमेंट्री है, इनके अलावा जो भी है इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से डेराइव यूनिट बनती है, ठीक है। तो मास के लिए सिंबल कैपिटल M, कहीं भी कैपिटल M देखो तो समझो मास है, किलोग्राम में इसको मेजरमेंट करती है। लेंथ L, इसको मेजरमेंट करते हैं मीटर में, स्मॉल m में। टेम्परेचर और टाइम, टाइम को T से डिनोट करते हैं, सेकंड उसकी यूनिट होती है। टेम्परेचर थीटा से डिनोट करते हैं और यूनिट होती है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो बच्चों, इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब मान लेते हैं कुछ जल रहा है कहीं पे, तो उसकी इंटेंसिटी कितना है वो कैंडेला में मेजरमेंट की जाती है। ये आपके पूरे सिलेबस में 11th-12th में ना के बराबर ही आपको देखने को मिलेगी, बस यहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई सिंबल से यूज़ करते हैं, इसकी एम्पियर होती है यूनिट, ठीक है। जिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था उन्होंने अपने नाम पे दे दिया है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको मोल से हमने दिखाया, ठीक है, कि एक जो मैटर है, कोई भी मास है उसके अंदर कितना मैटर है वो मोल से हम निकाल लेते हैं। मोल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो थी जनरल सी बातें। अब हम आते हैं कि हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी एक यूनिट होती है, और यूनिट को हम बदल लेते हैं डायमेंशन में, ठीक है। और डायमेंशन एनालाइज हमको पढ़ना है। देखो बच्चों, डायमेंशन क्या होती है, एक ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें MLT ये मास को दिखाता है, ये लेंथ को और ये टाइम को। अभी जो सिलेबस में है वो इन तीनों पे ही हमको फोकस करना है, कोई करंट वगैरह की यहाँ पे यूनिट नहीं लेनी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो मास की कितनी पावर पे डिपेंड करती है, लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड करती है और टाइम की कितनी पावर पे डिपेंड करती है। तो जब उसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो उसकी डायमेंशन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं तो डायमेंशन लिखने के लिए बॉक्स बनाता हूँ ऐसे, MLT। अब देखो क्या इसमें मास है, ये जो स्मॉल m है ये मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम नहीं है, तो इसका मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती, तो पावर आ गई 0। लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, और मीटर की पावर कितना है 1, ठीक है। जनरली 1 को लिखते नहीं पर मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। सेकंड की पावर -1 है, तो ये, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई M0LT-1, ठीक है। उसी तरह बात करता हूँ मैं फोर्स की। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एक न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसकी डायमेंशन लिखनी है MLT। अब किलोग्राम की कितनी यूनिट है, पावर कितना है 1, लेंथ मतलब मीटर की कितनी पावर है 1, और यहाँ पे इसकी पावर कितना है -2। तो ये हो गई हमारी फोर्स की डायमेंशन। उसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं वर्क। वर्क होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यूनिट क्या बनी फोर्स की, हमको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी
डिस्टेंस का मतलब मीटर। तो इसकी जो डायमेंशन मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो बच्चों, मास कितना है, 1 पावर है किलोग्राम की, तो 1 हो गया। अब लेंथ की कितनी पावर है, 1 और 1 2, और टाइम की कितनी पावर है, -2। तो ये हो गई हमारी वर्क की डायमेंशन। तो इसी तरह हम यूज़ करके निकाल सकते हैं अलग अलग डायमेंशंस को, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अब आगे। देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। इसके अंदर 3 चीज़ें आती है। पहला कन्वर्जन, ठीक है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, एक यूनिट को बदल देना दूसरी यूनिट में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो CGS यूनिट है उसको बदल लेना MKS में, या MKS को बदल लेना CGS में। कैसे करेंगे वो। दूसरा चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो डायमेंशनली वो करेक्ट होना चाहिए, तो वो हम चेक कर सकते हैं इसी चीज़ का यूज़ करके। आगे पढ़ेंगे। तीसरा आता है डेराइव फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें कोई फॉर्मूला डेराइव करना है वो भी हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके कर सकते हैं आसानी से। तो पहले आती है बात कन्वर्जन की। उससे पहले सिंपल एग्जांपल देखो बच्चों, मान लेते हैं कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे मास, किसी क्वांटिटी का मास 5 kg 5 किलोग्राम है, ठीक है। अब इसको लिख लेता हूँ मैं जनरल टर्म में, ये हो गई मेरी क्या, क्वांटिटी, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो n, और ये उसकी यूनिट है तो u। तो किसी भी जो यूनिट को है कैसे लिखा जा सकता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n × u। अच्छा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ग्राम में लिखूंगा तो 5000 ग्राम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 5 से 500 हो गया, पर किलोग्राम से ग्राम हो गया। ये जो क्वांटिटी है 5 से 500 हुआ मतलब बढ़ गई, उसी प्रपोर्शन में किलोग्राम कम हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि N1 U1 = N2 U2। एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे में बदला जा सकता है, उसकी यूनिट को आपस में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वांटिटी सेम रहेगी, ये भी 5 किलो है, ये 5000 ग्राम, दोनों एक ही क्वांटिटी को बता रहे हैं, पर यूनिट इनकी अलग अलग हो गई है। अब हमको क्या करना है, अब हमें मान लेते हैं क्वेश्चन में निकालना है N2। तो N2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यूनिट 2 है इसको डिवाइड कर देंगे U1 से, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बतानी है कि वो कितना डिपेंड करती है n की वैल्यू। जैसे एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि 10 मीटर बराबर होते हैं कितने mm के, ठीक है। तो ये हो गया N2। अब यहाँ पे N1 क्या है, ये हो गया हमारा N1, ये हो गया U1, खाली बॉक्स में यहाँ पे N2 और यहाँ पे U2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने वही तरीका, N2 = N1 U1 / U2। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, ये हो गई हमारी 10, ये क्या है हमारी मीटर, और ये हो गई हमारी mm, ठीक है। अब देखो बच्चों, 1 मीटर में कितने mm होते हैं ये हमको बताना है। तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, डिवाइड बाय mm, ये कट गई यूनिट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁴, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 10⁴, या इसको 10,000 कह सकते हैं। तो 10 मीटर में कितने mm होते हैं, 10,000 mm। इस चीज़ का यूज़ करके हमको आगे क्वेश्चन करने हैं। जैसे देखो बच्चों, क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन डैश डाइन, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये हमारी हो गई SI यूनिट, और इसको कहते हैं हम CGS यूनिट, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी। अच्छा, न्यूटन को लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS में है तो किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकंड सेम रहेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस जो यूनिट है इसको डिवाइड कर देना इससे। तो हमारा N2 कैसे आएगा, N1 कितना है हमारा 1। यहाँ ध्यान रखना है सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, किलोग्राम के नीचे ग्राम ही आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई
मीटर के नीचे सेंटीमीटर आना चाहिए, अगर इन, हाँ, और सेकंड के नीचे सेकंड ही आना चाहिए, और इन दोनों की पावर कितना है, -2। ठीक, ये हमने अलग से रख ली। अब यहाँ पे थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी हमको, पर पहले थोड़ा चेंज करनी है, तो कट हो जाएगा। सेकंड को सेकंड से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की कुछ भी पावर हो तो 1 ही आएगा। इन पे फोकस करते हैं। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 मीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, ग्राम से ग्राम कट। तो N2 की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पे जीरो कितने हैं, 3, और यहाँ पे 2, तो 10⁵ तो यहाँ पे कितना आएगा, 10⁵ लगभग। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होती है, 1 लाख। तो 1 न्यूटन बराबर है 1 लाख डाइन के। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, हमसे पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर डैश अर्ज। ठीक, तो 1 जूल कितने अर्ज के बराबर होती है, ये हमको बताना है। वही सीधी सी बात, ये हमारी SI यूनिट है और ये हमारी CGS यूनिट है। ठीक है, एनर्जी की वही यूनिट होती है जो वर्क की होती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह इसकी यूनिट कितनी होती है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब रखना शुरू करते हैं। तो हमको N2 निकालना है, N1 तो हमारा 1 है, किलोग्राम के नीचे ग्राम, मीटर के नीचे सेंटीमीटर, और इनकी जो पावर है वो 2 है। ठीक है, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह सेकंड और सेकंड, इसकी पावर -2 है, ये तो कट हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, तो N2 आ जाएगा हमारा ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को बदल लिया ग्राम में, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, और इसकी पावर 2 है, ये ध्यान रखना है, कट। तो N2 आ गया हमारा यहाँ पे 10⁻3, और यहाँ पे 100 की मतलब कि 10⁻2, और उसकी भी पावर है तो 10⁻4, तो 10⁻7। तो हमारा आंसर आ गया 10⁻7। ठीक है, तो ऐसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन ये ही 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें डायमेंशन का यूज़ करके बताना है क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों, कैसे करेंगे, देखो बच्चों, जो यहाँ पे लेफ्ट में है उसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट की डायमेंशन इक्वल टू राइट की डायमेंशन। अलग अलग डायमेंशन हो जाएगी तो फिर कैसे हो जाएगा, मतलब कि ये पूरी क्वांटिटी मिल के टाइम को ही तो बता रही है, तो इसकी जो ओवरऑल जो यूनिट आएगी, आखिरी में जो डायमेंशन आएगी वो टाइम ही तो आएगा, क्योंकि ये पूरी जो जो फॉर्मूला है टाइम ही तो बता रहा है। तो अगर यहाँ पे टाइम आता है और यहाँ पे टाइम नहीं आता, कुछ और आ जाता है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ही गलत है। ठीक, वो हमको चेक करके बताना है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ सेम टाइप की डायमेंशन आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब ये फॉर्मूला क्या दिखाता है, ये फॉर्मूला दिखाता है किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड। अगर मैं एक पेंडुलम को यहाँ से पकड़ के छोड़ देता हूँ और ये वापस जाके फिर वापस आता है, कितना टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है 2π√L डिवाइड बाई जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो ये यहाँ पे धागा बंधा हुआ है इसकी लेंथ, और ग्रेविटी। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मास नहीं आता। तो पेंडुलम चाहे कितना भी बड़ा हो, ये बॉल कितनी भी बड़ी हो, अगर इसको तुम सेम डिस्टेंस से छोड़ोगे तो सेम टाइम में वापस आ जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर छोटा पेंडुलम लोगे तो कम एनर्जी खर्च होगी, ज़्यादा बड़ा पेंडुलम लोगे सेम यहाँ तक उठाने में उसको सेम एनर्जी खर्च, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, तो एनर्जी भी उसी प्रपोर्शन में देनी पड़ती है, पर टाइम पीरियड सेम रहता है। चलो बात करते हैं जी, इधर है कितना हमारा हम टाइम, तो हम इसको लिख लेते हैं m0 L0 t। ठीक है, तो टाइम की तो सिर्फ t डायमेंशन होती है, मास और लेंथ से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, इधर आते हैं 2π, एक कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, √ लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की तो लेंथ होती है, ग्रेविटी। अच्छा देखो, ग्रेविटी जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
तो इसकी डायमेंशन बनेगी एल टी माइनस टू। ठीक, तो यहाँ पे बनेगी एल टी माइनस टू। अब देखो बच्चों, लेंथ से लेंथ कट जाएगी और ये जो टी की पावर माइनस टू है ये ऊपर चला जाएगा, तो टी पावर हो जाएगी प्लस में, तो अंडर रूट से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ टी। अच्छा देखो बच्चों, लेफ्ट में यहाँ पे टी था, राइट में टी आया, तो जो डायमेंशन है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की जो डायमेंशन है वो इक्वल है राइट की डायमेंशन की। इसका मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हमारा करेक्ट है। यहाँ पे भी टाइम बचता है, इन दोनों को भी हटा दो तो क्योंकि 0 0 तो 1 ही हो जाता है, टाइम और टाइम। दूसरी तरफ एक और फॉर्मूला आता है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। इसका क्या मतलब होता है, पहले फॉर्मूले के लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक, और ये आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट के थ्रू घूम रही है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। इसकी वेलोसिटी रहेगी इस डायरेक्शन में, ये इसका मास हो गया और ये हो गया आर। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पे, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस। हमको बताना है कि क्या ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। ठीक, तो बच्चों देखो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है ये हमको पता है, एम एल टी माइनस टू। इधर आ जाते हैं, मास की डायमेंशन एम, वेलोसिटी की क्या होती है एल टी माइनस वन, नीचे क्या है रेडियस, और रेडियस हमारी एक तरह की लेंथ बताती है, तो ये हो जाएगा एल। ठीक है, इसको सेम लिखना है एम एल टी माइनस टू। अब इसको लेंथ को ऊपर ले जाएंगे, वैसे कट जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, हाँ इसकी पावर टू है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जब जैसे इस लेंथ को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो लेंथ की एक पावर ये कट हो जाएगी, तो एम बचा यहाँ पे एक। देखो यहाँ पे एल की पावर टू है और यहाँ पे एल सिंगल है, तो जब इस लेंथ को ऊपर ले जाएंगे तो लेंथ की कितनी पावर बचेगी, एक। ठीक, और टाइम की कितनी बचेगी, माइनस के टू। ठीक है, अब देखो बच्चों, दोनों तरफ सेम ही डायमेंशन आ गई है, एम एल टी माइनस टू, और इधर भी कितना आ गया हमारा, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट हो गया है। देखो बच्चों, अब आते हैं थर्ड, हमको फॉर्मूला डेराइव करना है, कैसे करते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दिया होगा कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है, डिपेंड के लिए साइन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मास पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ हो गई यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो रस्सी बंधी हुई है इसकी लेंथ। अब हमें एक फॉर्मूला डेराइव करके बताना है कि वो फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम कैसे कैसे मैनेज होगा। बेसिकली हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठा के एक कांस्टेंट के लगा देना, ए बी और जी सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टाइम, देखो बच्चों, टाइम की डायमेंशन हमको लिखनी है एम जीरो एल जीरो टी। कांस्टेंट है यहाँ पे के, तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, छोड़ दो। यहाँ पे मास की डायमेंशन कितना दी हुई है, ए। लेंथ की डायमेंशन क्या दी हुई है, बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसकी ग्रेविटी की वैल्यू डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, और उसकी दी हुई है सी। अब हमको सबको एक ही ब्रैकेट में ले लेना है, तो एक ब्रैकेट में आने के बाद m की पावर a, लेंथ की पावर कितना हो जाएगी, देखो बच्चों पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे b और यहाँ से c, तो l की पावर आ जाएगी b प्लस c। उसी तरह यहाँ पे टाइम की पावर कितना आएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस के 2c। अब बस हमको कंपेयर कर देना है पावर से, यहाँ पे m की पावर a है और यहाँ पे 0, तो a की वैल्यू कितना आएगी, 0। उसी तरह b प्लस सी, लेंथ की पावर इधर b प्लस सी है और इधर 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो माइनस सी है। ठीक है, टाइम को देखते हैं, माइनस 2c इक्वल टू है 1, तो c की वैल्यू कितना आ गई, माइनस के 1/2। ठीक है, और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस सी, तो b आ गया हमारा प्लस के 1/2। ठीक है, ए बी सी आ गए। इसको उठा के हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो t इक्वल टू के
एम की पावर है ए मतलब कि 0, लेंथ की पावर बी है तो मतलब 1/2, और जी की पावर सी है और सी आया हमारा -1/2, तो माइनस के 1/2। देखो बच्चों 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। एम की पावर 0 है तो एम हो गया 1, जो जाएगा के अंडर रूट। एल की पावर पॉजिटिव है तो ऊपर और जी आएगा नीचे, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस की एक कमी क्या है, ड्रॉबैक ये है कि ये कांस्टेंट के बारे में हमको नहीं बताता कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है। बस ये कांस्टेंट बता देगा कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, वो हमको बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना होता है, जिसकी वैल्यू क्या आती है 2π। ठीक है। खैर वो हमको ज़्यादा नहीं देखना है यहाँ पे, हमें बस यहाँ तक डेराइव कर देना है फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगता है जब वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो हमको बताना है कि वो फोर्स कितना होता है, उसका फॉर्मूला हमको डेराइव करके बताना है। ठीक, तो हमारा सबसे पहला काम है वो, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी और रेडियस। ठीक है, इनके अलग अलग पावर्स पर। तो हमको ABC वैल्यू रख के यहाँ पे पुट कर देनी है, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या लिखना है, m⁴A, वेलोसिटी की B और R की C। ठीक, फोर्स की डायमेंशन होते हैं mL/T-2 की, ये हो गया मास की पावर A है, वेलोसिटी होती है L/T-1 और R होती है LC। तो रेडियस एक तरह की लेंथ है तो C आ गई, तो यहाँ पे बचेगा mL/T-2। तो पावर को सबको एक ही ब्रैकेट में लेंगे, m की पावर A है, L की पावर यहाँ से B और यहाँ से C, तो L की पावर हो जाएगी B + C। उस तरह टाइम की कितना हो जाएगी -B। ठीक, कंपेयर कर देते हैं। तो A की वैल्यू कितना आएगी 1, क्योंकि मास की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे A है, तो A आ गया हमारा सिंपली 1। दूसरा, हम एक काम करते हैं, टाइम की कंपेयर कर लेते हैं, तो -B = -2, तो B आ गया हमारा 2। अब C कंपेयर करते हैं, यहाँ पे B + C, लेंथ की पावर राइट में B + C है और लेफ्ट में कितना है 1, तो इसका मतलब C की वैल्यू क्या होगी 1 - B, तो B की वैल्यू कितना है 2, तो C आ गया हमारा -1। ठीक है, ABC आ गए। अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है कि M की पावर A है मतलब कि 1, V की पावर B है मतलब कि B कितना है हमारा 2, R की पावर कितना है -1, और -1 होता है तो उसको डिवाइड में ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा kmv²/r। के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तो 1 आ जाती है। ठीक है, के यहाँ पे 1 आ जाता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना mv²/r। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमको डेराइव करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ के लेक्चर में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।